The elimination of nitrogenous waste is carried out by well developed excretory system. So इनमें जो एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, सो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है. इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है फ्रॉग्स में. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर. सो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज है. पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनीज है, दो यूरेटर्स है, दो क्लोएका है और दो यूरिनरी एंड सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है. These are compact, dark red and bean-like structure situated a little posteriorly in body cavity on both sides of vertebral column. So ये जो है अभी जो अपन पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, ये सब पोस्टीरियरली प्रेजेंट है बॉडी कैविटी के और ये कॉम्पैक्ट है, डार्क रेड कलर के हैं और बीन शेप स्ट्रक्चर्स है और दोनों साइड में प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के. Each kidney is composed of several structural and functional unit is called as uriniferous tubules or nephron. So किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है, उसी को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा गया है और नेफ्रॉन्स कहा गया है. सो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी. उसके बाद में टू यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम किडनी इन मेल फ्रॉग. सो देखिए मेल फ्रॉग में दो यूरेटर हैं, वो किडनी से एमर्ज हो रहे हैं. द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका. सो मेल फ्रॉग में जो यूरेटर है, यूरेटर का काम एक तो गैमेट्स कैरी करने का भी है और यूरिन कैरी करने का भी है. सो ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कहा गया है इसको और ये क्लोएका में ओपन हो रहा है. अगर फीमेल्स में देखा जाए, इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका. सो फीमेल्स में ये दोनों भी सेपरेट है, यूरेटर और ओविडक्ट ये सेपरेटली है और ये क्लोएका में ओपन हो रहे हैं. द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर present ventral to the rectum which also opens in the cloaca. So thin walled urinary bladder है, वो ventral side में present है rectum के और ये भी cloaca में open हो रहा है finally. The frog excrete urea and thus is uricotelic animal. So देखिए जो frog है ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल कहा गया है. और इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड में से जाके एक्सक्रीट होते हैं और ये सेपरेट भी होते हैं. सो देखिए एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड. सो देखिए जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये ब्लड थ्रू किडनी में जाता है और किडनी से एक्सक्रीट भी होता है और इनको सेपरेट भी किया जाता है. सो ये हुआ यूरिनरी सिस्टम, मतलब किडनी के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ ये. इसके बाद में पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स. The system for control and coordination is highly evolved in the frog. So इनमें control and coordination बहुत अच्छे से दिखाया गया है frogs में. It includes both neural and endocrine glands. So जो frog में जो है neural system भी है और endocrine glands भी है. neural system आपको पता है किस बात के लिए होती है और endocrine gland में बहुत सारी हार्मोन्स होती है. सो देखिए द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो हर एक ऑर्गन का केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब वो उनको कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए अपना जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन को सिक्रेट करता है. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पिनियल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स. सो अपने बॉडी में जो भी है वही फ्रॉग्स में है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो जो हार्मोन्स है वो है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स, थाइमस, पिनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स. नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. सो देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है. सो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
Peripheral nervous system consists of cranial and spinal nerves, and autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nerves. There are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. So यहाँ पे 10 pairs of cranial nerves है जो brain से arise हो रहे हैं. Brain is enclosed by a bony structure called ब्रेन बॉक्स क्रेनियम. सो ये ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर सिचुएटेड है, इसी को ब्रेन बॉक्स कहा गया है और क्रेनियम भी बोला गया है. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो देखिए ब्रेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है 4 ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन एंड थर्ड है हाइंड ब्रेन. 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. सो देखिए 4 ब्रेन में क्या क्या आता है. 4 ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन आता है. सो क्वेश्चन यही से उठाया जा सकता है कि 4 ब्रेन में क्या क्या इंक्लूडेड है, मिड ब्रेन में क्या क्या इंक्लूडेड है और हाइंड ब्रेन में. अभी मिड ब्रेन में देखा जाए तो मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स है और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा है. और एक बार इसको रिवाइज करते हैं. 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन. मिड ब्रेन includes characterized by pair of optic lobes and hind brain includes cerebellum and medulla oblongata. So देखिए medulla oblongata passes through foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed by vertebral column. सो देखिए जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये फोरामेन मैग्नम से पास होकर स्पाइनल कॉर्ड में ओपन होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज्ड है. उसके बाद में फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन ऑफ टच मतलब सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल नेजल इपिथेलियम, विजन आइज, हियरिंग टिम्पैनिक विथ इंटरनल ईयर्स. सो देखिए फ्रॉग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स है. फॉर एग्जांपल टच के लिए सेंसरी पैपिलेज है, उनमें टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, स्मेल के लिए नेजल इपिथेलियम सेंसिटिव है, विजन के लिए आइज दिए गए हैं और हियरिंग के लिए टिम्पैनिक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इंटरनल ईयर्स में. आउट ऑफ दीज eyes and internal ears are well organized structure and the rest are cellular aggregation around the nerve ending. So इनमें से eyes और internal ears जो है ये well organized है, बाकी सब cellular aggregation से around the nerve endings. Eyes in the frog are pair of spherical structure situated in the orbit of skull. So देखिए eyes जो है ये orbit of skull में situated है. These are simple eyes possessing only one unit. So ये simple है और इनमें सिर्फ एक 1 unit है. External ear is absent in frog and only tympani can be seen externally. So इनमें external ear absent है frogs में और tympanium जो है ये बाहर से ही दिख सकता है, मतलब can be seen externally. The ear is organ of hearing एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम. सो ईयर की 2 फंक्शनिंग है, एक तो ये हियरिंग के लिए भी काम आता है मतलब सुनने के लिए, और बैलेंसिंग के लिए मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ईयर हेल्पफुल है. फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग है और फीमेल भी अलग है. Male reproductive organs consist of pair of yellowish ovoid testes. Figure 7.21. So see figure 7.21. यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें किडनीज शो किया गया है, किडनीज के ऊपर टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर फैट बॉडी शो किया गया है, वासा एफरेंशिया को लेबल किया है, एड्रिनल ग्लैंड को लेबल किया गया है और नीचे में यूरिनोजेनाइटल डक्ट शो किया गया है. यूरिनो मीन्स इट कैरीज यूरिन, जेनाइटल मीन्स इट कैरीज जेनाइटल मटेरियल एंड वो क्लोएका में ओपन हो रहा है. नीचे के साइड में क्लोएकल एपर्चर है. लेफ्ट साइड में देखा जाए तो रेक्टम शो किया गया है और यूरिनरी ब्लैडर है. सो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
इनमें पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस है विच आर फाउंड adhere to the upper part of the kidneys by double fold of peritoneum called as mesoarchium. So देखिए इनमें येलोइश ओवॉइड टेस्टिस है और वो अपर पार्ट से मतलब किडनी के अपर पार्ट में है और इनमें डबल फोल्ड है पेरिटोनियम का, उसी को मेसोआर्कियम बोला गया है. Vasa efferentia are 10 to 12 in number that arise from the testis. So देखिए टेस्टिस के ऊपर वासा efferentia शो किया गया है और वो 10 to 12 है नंबर में और वो टेस्टिस से अराइज हो रहा है. They enter the kidneys on their either side and open into the Bidder's canal. So ये किडनीज में एंटर होते हैं और दोनों साइड से ओपन होते हैं बिडर्स कैनल के. Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney and open into the cloaca. So finally, ये urinogenital tract बन जाती है और वो किडनी से ओपन होके क्लोएका में ओपन होती है. क्लोएका इज अ स्मॉल मेडियन चेम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर. सो ये जो क्लोएका है ये स्मॉल है, मिडिल चेम्बर है और फीकल मैटर एंड यूरिन स्पर्म्स को एक्सटीरियर बाहर निकालने के काम में आता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज. सो देखिए 7.22 फिगर नंबर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओविडक्ट शो किया गया है, ओवरी है, ओवा है, यूरेटर है, यूरेटर के जस्ट नीचे में क्लोएका है, क्लोएकल एपर्चर एंड यूरिनरी ब्लैडर है. सो इसमें देखते हैं पेयर ऑफ ओवरीज है. द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज. दिस इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनीज. सो देखिए कि ये किडनीज के पास में सिचुएटेड है ओवरीज, पर इनमें कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका. सो ओविडक्ट जो है वो ओवरीज में ओपन हो रहे हैं क्लोएका से. अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ova at a time. So देखिए 2500 to 3000 mature female can lay eggs, मतलब ओवा they can lay ova 2500 to 3000 at a time. Fertilization is external and takes place in water. So fertilization इनमें external है और water में है. Development involves larval stage कॉल्ड टैडपोल. सो इनके डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज होते हैं, वो टैडपोल है. टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द adult one. Frogs are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop. Frog maintain ecological balance because these serves as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frog are used as food by man. So एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं. तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये कैरिड आउट होता है बाय डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से. द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर. So the excretory system consists of pair of kidneys, ureter, cloaca, urinary bladder. So इनमें excretory system में दो किडनीज है, दो यूरेटर है, क्लोएका है एंड यूरिनरी ब्लैडर है. These are compact, dark red and bean-like structure situated posteriorly on the body cavity on both sides of vertebral column. So ये जो है compact है, dark red है, bean-like structures है और पोस्टेरियरली सिचुएटेड है बॉडी कैविटी के, मतलब बॉडी के पीछे के साइड की तरफ है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों भी साइड में प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो देखिए ईच किडनी में, हर एक किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है, उसी को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स बोला गया है. या तो नेफ्रॉन्स को ही अपन किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं. यूरेटर, टू यूरेटर एमर्ज फ्रॉम किडनीज इन द मेल फ्रॉग. मेल फ्रॉग में दो यूरेटर आ रहे हैं
किडनी से, द यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। सो इनमें जो यूरेटर है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट करके है और ये क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, पर फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट ये सेपरेटली ओपन हो रहे क्लोएका में। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है वेंट्रल टू द रेक्टम विच इज ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोएका। सो यूरिनरी ब्लैडर है, थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है, ये वेंट्रल साइड में है और रेक्टम के वेंट्रल साइड में है और ये क्लोएका में ओपन हो रहा है। फ्रॉग्स क्या है, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सो इन्हें यूरिकोटेलिक कहा गया है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। सो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये कैरी होता है ब्लड से किडनी की तरफ और ये सेपरेट और एक्सक्रीट होता है। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. It includes neural system and endocrine system. So इनमें control and coordination highly evolved है, इनमें neural system और endocrine system present है। The chemical coordination of organs of the body is achieved by hormones which is secreted by endocrine gland. So देखिए हर एक organ का chemical coordination जो maintain है वो hormones की वजह से है और यही hormone endocrine gland secrete कर रहे हैं। A prominent endocrine gland found in the frog are pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pineal body, pancreatic islets, and adrenals, gonads, etc. The nervous system is organized into central nervous system, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है और इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है वो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं। ब्रेन इज एनक्लोज इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। सो ब्रेन जो है ये बोनी स्ट्रक्चर में एनक्लोज है, इसी को ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम कहा गया है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सो ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। सो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड सेरेब्रल डायनसेफलॉन। मिड ब्रेन में देखा जाए तो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स है, हाइंड ब्रेन में देखा जाए तो सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा है और मेडुला ऑब्लोंगाटा पास हो रहा है फोरामेन मैग्नम से और कंटिन्यू हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में और वो एनक्लोज्ड है सेरेब्रल कॉलम से। फ्रॉग में है वो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स है, उनमें जैसे ऑर्गन्स ऑफ टच में सेंसरी पेपिलेस है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आइज है और हियरिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर्स है। अगर इनमें देखा जाए इनमें आइज जो है सिंपल है और पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट, एक्सटर्नल ईयर जो है एब्सेंट है फ्रॉग्स में और ओनली टिम्पैनियम कैन बी सीन एक्सटर्नली, टिम्पैनियम दिख सकता है बाहर से और ये ईयर जो है बैलेंसिंग एंड हियरिंग का फंक्शन करता है। फ्रॉग्स आर वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रॉग में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवाइड टेस्टिस। सो देखिए फिगर 7.21, इनमें येलो ओवाइड टेस्टिस दिख रहा है आपको, एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, टेस्टिस के साइड में वासा इफ्रेंशिया दिख रहा है, फैट बॉडीज हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक भी है, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर दिखाया गया है। सो इसमें देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। सो इनमें येलोइश ओवॉइड टेस्टिस है विच आर फाउंड adhere to the upper part of the kidneys by double fold of peritoneum called as mesoarchium. So देखिए ये एडेयर है अपर पार्ट ऑफ किडनीज के, मतलब किडनीज के अपर पार्ट में है और इन पे डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है इसलिए उनको मेसोआर्कियम कहा गया है। वासा इफरेंशिया है उनमें 10 to 12 नंबर से और वो टेस्टिस से आ रहे हैं। They enter the kidney on their either side and open into the Bidder's canal. So ये किडनी में एंटर हो रहे हैं और दोनों साइड में की किडनी में ओपन हो एंटर हो रहे हैं और ओपन हो रहे हैं वो बिडार्स कैनल में। फाइनली वो कम्युनिकेट होकर यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो रहा है और वो किडनी से बाहर आ रहे हैं and opens into the cloaca. Cloaca में open हो रहे हैं। Cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperms to the exterior.
तो एक क्लोएका जो है ये स्मॉल मीडियम चेम्बर है और वो पास हो रहा है फिकल, उसी से फिकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स बाहर की तरफ पास हो रहे हैं। और बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें पेयर ऑफ ओवरीज है। सो देखिए फिगर 7.22, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो किया गया है। ऊपर में ओवरी है, ओवा है, ओविडक्ट है, यूरेटर है, क्लोएका है, क्लोएकल एपर्चर है और यूरिनरी ब्लैडर है। सो देखिए ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। सो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अपन ने देखा था कि किडनी से अडेयर है टेस्टिस, पर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किडनी से कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है ओवरीज का। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका। सो ओविडक्ट जो है ओवरीज से आ रहे हैं और वो क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। एक बार में 2500 से 3000 तक ओवा वो ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और टेक्स प्लेस इन वाटर, इनका फर्टिलाइजेशन वाटर में है। डेवलपमेंट जो है इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड एज टैडपोल। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अडल्ट। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। सो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते हैं और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज these serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, muscular legs of frog are used as food by man. Cell, the unit of life, chapter number 8. Let's study the introduction of cell. Why you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living and what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell, in all living organism. So cell is the basic unit of life in all living organism. जो सेल जो है ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ऑर्गेनिजम्स में. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while others like composed of many cell called as multicellular organism. So कुछ सेल से वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा गया है, मतलब सिंगल सेल से उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और जो मल्टीपल सेल से बने हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. सो लेट्स लर्न व्हाट इज सेल. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. So देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं और इनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. और पॉइंट सेकंड बोले तो वो परफॉर्म कर सकते हैं इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. Anything less than complete structure of cell does not ensure independent living. So देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रहा तो वो इनमें इंडिपेंडेंट लिविंग है. हैंस सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो देखिए सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंटन वॉन लेवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल. सो एक साइंटिस्ट है एंटन वॉन लेवनहुक, इन्होंने पहली बार सेल को देखा है और सेल को डिस्क्राइब किया है. सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु सॉ फर्स्ट सेल एंड डिस्क्राइब द सेल. द आंसर इज एंटन वॉन लेवनहुक. उसके बाद में और एक साइंटिस्ट है, वो है रॉबर्ट ब्राउन. लैटर डिस्कवर द न्यूक्लियस. सो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. सो ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell. So देखिए स्टार्टिंग में जब इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का, उसके बाद में उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. सो इसके वजह से डिटेल स्ट्रक्चर सेल का पढ़ते आया साइंटिस्ट को. सो इनमें क्या है सेल में, व्हाट इज सेल में अपन क्या पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस के, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अकेले खुद पे डिपेंड रह सकते हैं वो.
उनमें परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वो खुद के इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. सो कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का फॉर्म होने के लिए इंडिपेंडेंट लिविंग, कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर सेल का नहीं फॉर्म हो रहा है तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती है. हैंस इसलिए सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, वो पहली बार सेल को देखे और उन्होंने डिस्क्राइब किया लाइव सेल को, तो वो है एंटन वॉन लेवेनहुक. फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल. उसके बाद में सेल का तो पता चल गया, पर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया. सो रॉबर्ट ब्राउन later discovered the nucleus. The invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. So इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप के बाद में अपडेटेड वर्जन आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, फिर इसकी वजह से सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी स्टडी हुए. उसके बाद में है सेल्स थ्योरी. In 1838, Matthias Sheldon, a German scientist, examined large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant. So देखिए in 1838 में मथियास शेल्डन, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और बताया कि हर एक प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है एंड टिश्यूज़ है. सो देखिए जर्मन साइंटिस्ट है मथियस शेल्डन इन 1838. इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया और बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द प्लांट. सो देखिए ऑल अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे थियोडोर शॉन in 1839, a British zoologist. So ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थियोडर शॉन. इन 1839 में उन्होंने स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड थीन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो देखिए थियोडर शॉन इन 1839, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स में देखा उन्होंने कि उनमें थीन आउटर लेयर है एक, वो आउटर लेयर जो है सेल के बाहर में जो प्रेजेंट है थीन आउटर लेयर, उसी को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके बताया. ही ऑल्सो कंक्लूडेड based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is unique character of plant cell. So इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की और उनमें से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि प्लांट टिश्यूज़ में सेल वॉल प्रेजेंट है और ये सेल वॉल का प्रेजेंस एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cell and products of cell. So शॉन ने क्या बताया है हाइपोथेसिस के ऊपर कि प्लांट और एनिमल्स के बॉडीज में सेल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स है, मतलब सेल्स है और सेल्स के प्रोडक्ट्स है. सो द bodies of plants and animals are composed of cells and products of cell. उसके बाद में शॉन और शेल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की है, तो वो है शेल्डन एंड शॉन. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म. सो इनमें एक डीमेरिट्स है कि ये थ्योरी में ऐसा नहीं बताया गया है कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं. सो उसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया रोडोल्फ विर्चाओ इन 1855, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. सो देखिए नया साइंटिस्ट आए, वो है रोडोल्फ विर्चाओ इन 1855. इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, उसी को ओमनिस सेल्यूला और ई सेल्यूला कहा गया है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शॉन टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप. सो इन्होंने क्या किया कि शेल्डन और शॉन के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया. सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे एज कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स
ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो आज की थ्योरी में अपन ये पढ़ते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म में सेल्स है और सेल्स के प्रोडक्ट्स है, और हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुआ है। सो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। इन 1838 जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है, उनका नाम है मथियास शेल्डन। उन्होंने बहुत सारी प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और बताया कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है और टिश्यूज़ है प्लांट्स में। सो वो बोले कि दे एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया एंड ऑब्जर्व डैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि हर एक प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल है, बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स है विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। सो यही डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो है एक साथ आके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं प्लांट का। सो ये जर्मन बॉटनिस्ट ने बताया इन 1838। उनका नाम है मथियास शेल्डन। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, वो है थियोडोर शॉन। वो 1839 में आए और वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। सो ये जूलॉजिस्ट है और ये जूलॉजिस्ट ने क्या किया है कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया है और रिपोर्टेड डैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या बताया कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर है, थिन आउटर लेयर है, उसी लेयर को आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। सो पहला जो साइंटिस्ट था वो 1838 में मथी शेल्डन थे और वो जर्मन बॉटनिस्ट है और उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट के ऊपर स्टडी किया है। और ये जो है थियोडोर शॉन, ये जूलॉजिस्ट है और इन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया है। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, मतलब सेल के बाहर में एक थिन आउटर लेयर होती है, उसी को आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि बेस्ड ऑन हिज स्टडीज प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सो इन्होंने स्टडी करके एक कंक्लूजन बताया कि प्लांट टिश्यूज में जो है वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। सो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है ये प्लांट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। सो यही हाइपोथेसिस पे शॉन ने बताया है कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज़ हैं वो सेल्स से बनी है और सेल्स से प्रोडक्ट से बनी है। उसके बाद में शेल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। सो क्वेश्चन पूछ सकता है सेल थ्योरी किन्होंने फॉर्मुलेट की है, तो उनमें उसका आंसर है शेल्डन एंड शॉन। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म। सो ये थ्योरी का डीमेरिट है, मतलब ये थ्योरी ने बताया नहीं कि न्यू सेल कैसे फॉर्म किए। सो न्यू सेल कैसे फॉर्म हुए ये एक नया साइंटिस्ट ने बताया है, उनका नाम है रोडोल्फ विर्चाउ। इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन डैट सेल डिवाइड new cells are formed from pre-existing cell unicellular e-cellular। सो देखिए रोडोल्फ विर्चाउ आए 1855 में, उन्होंने बताया कि सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल फॉर्म होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल, उसी को ओमनीसेलुलर ई सेलुलर बोला गया है। उन्होंने मॉडिफाई किया द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शॉन। रोडोल्फ विर्चाउ ने शेल्डन और शॉन के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिए। आज सेल थ्योरी कैसे अंडरस्टूड की जाती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स है और सेल की प्रोडक्ट है। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी जो भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cell in an onion peel and human cheek cells under the microscope. So देखिए यहाँ पे ओनियन पील सेल और ह्यूमन चिक सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। सो इनका स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। सो ये जो ओनियन सेल है ये प्लांट सेल है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल and its outer boundary and just within the cell membrane। सो देखिए कि प्लांट सेल में इनमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल है उनके आउटर बाउंड्री में एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक
have an outer membrane as delimiting structure of cell. So ह्यूमन चिक सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल है. इनसाइड ऑफ ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. सो हर एक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसी को न्यूक्लियस कहा गया है. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए. सो देखिए हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसी को न्यूक्लियस कहा गया है. और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उसके क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो है डीएनए. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. सो देखिए कि सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसी को न्यूक्लियस कहा गया. उसमें क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होता है. और जो सेल्स में न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसी को यूकैरियोटिक कहा गया है. और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा गया है. इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों भी सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसे साइटोप्लाज्म कहा गया है. और वो ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल. सो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसको साइटोप्लाज्म कहा गया है, और वो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है. द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. सो साइटोप्लाज्म जो है एक मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, मतलब जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है ये साइटोप्लाज्म से के वजह से कैरी आउट होती है. सो ये प्लांट और एनिमल का मेन एरिना है साइटोप्लाज्म. Various chemical reaction occur in it to keep cell in living state. So साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं, इसी की वजह से सेल लिविंग होती है, मतलब सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती हैं. Beside the nucleus, the eukaryotic cell have another membrane bound distinct structure called organelles. सो देखिए न्यूक्लियस के बाजू में यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, उसी को ऑर्गेनेल्स कहा गया है. और वो ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. सो देखिए कि मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है. सो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन से हैं, तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. और यही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स lack membrane bound organelles. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in the cells of both यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. सो देखिए राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और ये प्रोकैरियोटिक्स में भी है और यूकैरियोटिक में भी है. व्हेन द सेल within the cell, ribosomes found not only in the cytoplasm but also in the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. So देखिए ये राइबोसोम्स जो है ये सेल्स में ही नहीं तो ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, और ये दो ऑर्गेनेलिज में भी पाया जाता है. वो दो ऑर्गेनेलिज है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं. एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन. सो एनिमल सेल में भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, उसी को सेंट्रोसोम कहा गया है, और वो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है. सो एक बार इसे रिवाइज करते हैं. इसमें यही बताया गया है कि सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसको न्यूक्लियस कहा गया है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल, उससे वही डीएनए है. और सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया होता है यूकैरियोटिक सेल में, और उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक कहा गया है. और उसके बाद में
राइबोसोम्स जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सो ध्यान में रखिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है राइबोसोम, और वो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में प्रेजेंट है। और विद इन द सेल राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में नहीं तो दो अलग ऑर्गेनेलिज में प्रेजेंट है, वो क्लोरोप्लास्ट है इन प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एनिमल्स में देखा जाए तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रोसोम, और वो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है।